नमस्कार दोस्तों। 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। उसकी कोलिशन वाली एनडीए को 350 सीटें मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। इस 30 मई को उनके दूसरे कार्यकाल का पहला साल समाप्त हो चुका है। इस एक साल में देश ने कहाँ प्रगति की और कहाँ नहीं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम 8 ऐसे इंडिकेटर्स लेंगे दोस्तों जो इस साल काफी चर्चा में रहे और उन इंडिकेटर्स के हिसाब से मोदी सरकार को मार्क्स देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना और पता करना कि सरकार को कितने मार्क्स मिलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास करके 70 साल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहे आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया, जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रदान करता था, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था और अपना अलग फ्लैग होता था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 ही वहाँ एप्लीकेबल होता था और इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के केस में ही एम्पावर्ड थी। लेकिन इस हिस्टोरिकल डिसीजन के बाद जम्मू एंड कश्मीर में हमारा संविधान फुली एप्लीकेबल हो गया और वहाँ के केस में हमारी सरकार भी फुली एम्पावर्ड हो गई। इस आर्टिकल के हटने के साथ साथ वहाँ आर्टिकल 35A भी पूरी तरह समाप्त हो गया, जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन करता था, जिसके तहत वहाँ कोई भी आउटसाइडर जमीन नहीं खरीद सकता था, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकता था और वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता था। गवर्नमेंट के इस मूव का लोगों ने खूब सपोर्ट किया, लेकिन जिस तरीके से आर्मी को डिप्लॉय करके लोगों से झूठ बोल के और वहाँ की गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में ना लेकर यह काम किया गया, ये काफी निराशाजनक था, जिसके कारण कुछ एक्सपर्ट्स ने सरकार के इस मूव को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। दोस्तों, इस इंडिकेटर में हम सरकार को पूरा 1 मार्क दे सकते थे, लेकिन हम 0.75 मार्क के देंगे, क्योंकि आज 10 महीने के बाद भी सरकार ने वहां के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर रखा है और वहां के लोगों को जरूरी सेवा से वंचित कर रखा है। मोदी गवर्नमेंट का इस साल का एक और सबसे बड़ा अचीवमेंट था ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करना, जो सरकार का एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन था। ट्रिपल तलाक के कारण कोई भी मुस्लिम मैन अपनी वाइफ को बिना किसी कारण के तलाक दे सकता था। सरकार के इस मूव का मुस्लिम महिलाओं ने जमकर समर्थन किया और 30 जुलाई 2019 को इंडियन पार्लियामेंट में इस बिल को पास कर दिया गया। इस इंडिकेटर में हम सरकार को पूरा 1 मार्क देंगे दोस्तों। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में, जो एक दशकों पुराना मैटर था, जिसको इस सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 6 महीने में कंप्लीट करके दिखाया। हालांकि ये कोर्ट का मैटर था, लेकिन 1992 में बाबरी डिमोलिशन के बाद ये बीजेपी के हर इलेक्शन मैनिफेस्टो में होता था, जिसको 27 साल बाद मोदी गवर्नमेंट ने पूरा करके दिखाया। ये मोदी गवर्नमेंट का इस साल का तीसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था और इस इंडिकेटर में भी हम सरकार को पूरा 1 मार्क देते हैं दोस्तों। 2019 में दोबारा पीएम बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया, जो करंट सिचुएशन को देखते हुए एक जुमला ही साबित होने वाला है। वैसे तो इंडियन इकोनॉमी की हालत नोटबंदी की बाद से ही लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में इसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हुई है। जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार डाउन होते हैं लास्ट क्वार्टर में 3.1% पर आ गई, जो इस फिस्कल ईयर के पहले क्वार्टर में 5.2% पर थी, दूसरे क्वार्टर में 4.4% पर आ गई, तीसरे क्वार्टर में 4.1% पे और फोर्थ क्वार्टर में 3.1% पर आ गई। और ओवरऑल इस फिस्कल ईयर की जीडीपी 4.2% रही, जो 11 साल का सबसे कम है दोस्तों। इससे भी ज़्यादा भयानक आंकड़े अभी आने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन का इफेक्ट इस जीडीपी में काउंट नहीं किया गया है, क्योंकि ये मार्च तक के ही आंकड़े हैं। करंट फिस्कल ईयर के लिए कई रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को -6% तक डाउन कर दिया है दोस्तों। माइनस का मतलब है इंडिया की इकोनॉमी की साइज कम हो जाएगी। अगर लॉकडाउन के इफेक्ट को हटा भी दें तो भी मोदी गवर्नमेंट इकोनॉमिक फ्रंट पर बुरी तरह फैल हुई है और इस इंडिकेटर में हम सरकार को 0 मार्क देंगे दोस्तों। हमारे देश की यूथ पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन इस यूथ को जॉब प्रोवाइड कराने के मामले में हमारी गवर्नमेंट बुरी तरह नाकाम रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के बाद मोदी गवर्नमेंट का दूसरा सबसे बड़ा फेल्योर रहा है। 1 जून 2019 को एनएसएसओ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% थी, जो 45 साल की हाईएस्ट थी। जो सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार सितंबर से दिसंबर तिमाही में 7.5% पहुंच गई और मार्च में ये 9% पहुंच गई और इसके बाद लॉकडाउन के इफेक्ट की वजह से ये लगभग 23% पर पहुंच गई है।
CMI के सर्वे के अनुसार अप्रैल महीने में 20 से 30 साल के एज ग्रुप के 27 मिलियन लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। इस कैटेगरी में भी अगर लॉकडाउन के इफेक्ट को निकाल दें तो भी हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 10% थी, जो एक बहुत डरावना फिगर है। इसलिए हम इस इंडिकेटर में भी सरकार को 0 मार्क देंगे दोस्तों। दिसंबर 2019 को इंडियन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इस बिल के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो वहाँ रिलीजियसली परसिक्यूटेड है, और इसमें उन्होंने हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख और पारसी कम्युनिटी को शामिल किया, यानी नॉन मुस्लिम्स। इस बिल का पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। इस विरोध के पीछे का तर्क ये दिया गया कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और ये रिलीजियस ग्राउंड्स पर बेस्ड है, और साथ ही साथ ये मुसलमानों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी भी है। इस बिल के पक्ष में सरकार का तर्क ये था कि ये सिटीजनशिप देने का बिल है, ना कि सिटीजनशिप लेने का, और इस बिल के आधार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में फंसे उन नॉन मुस्लिम लोगों को वापस भारत लाया जाएगा जो पार्टीशन के टाइम पर वहीं फंस गए थे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस बिल पर विवाद तब ज़्यादा बढ़ गया जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस बिल को NRC के साथ जोड़ दिया, और उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि पहले CAA आएगा फिर NRC आएगा। अमित शाह के इस बयान ने मुसलमानों में डर और इनसिक्योरिटी की भावना पैदा की, जिसके बाद पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ। देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी इस बिल के विरोध में आ गए। दिल्ली का धरना प्रदर्शन अंत में दिल्ली दंगों में तब्दील हो गया और उन दंगों में लगभग 42 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम लिखी अपनी चिट्ठी में CAA को अपना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया, लेकिन ये अचीवमेंट किसी ब्लंडर से कम नहीं था जिसने देश के सेकुलर फैब्रिक को बुरी तरह प्रभावित किया, जिसकी वजह से द इकोनॉमिस्ट के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 10 स्थान नीचे गिर के 51वें नंबर पर आ गया। चूंकि ये बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, इसलिए इस इंडिकेटर में हम सरकार को 0 मार्क देंगे दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट का ये साल कम्युनल हेट्रेड के मामले में भी काफी चर्चा में रहा। बीजेपी के नेताओं ने CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को देशद्रोही, गद्दार, पाकिस्तानी न जाने क्या क्या कहा। अनुराग ठाकुर ने यह स्लोगन तक दे डाला कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। दिल्ली चुनाव में मुसलमानों को टारगेट करते हुए कपिल मिश्रा ने यह तक कह डाला कि ये चुनाव हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान का चुनाव है। यही हाल कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी रहा। कुछ तबलीगी जमात के लोगों में कोरोना वायरस फैल जाने के कारण और कुछ और लोगों में उनकी वजह से कोरोना वायरस फैल जाने के कारण एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया गया। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पुराने, झूठे या फिर फेक वीडियो चलाए गए, जिनकी वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया गया। ये बात जरूर है कि कुछ जगहों पर मुसलमानों की गलती थी, लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना कहाँ तक जायज़ है। और तो और लोगों ने मुस्लिम ठेले वालों से सब्जी तक लेना बंद कर दिया। एक बीजेपी के नेता ने तो खुलेआम लोगों को बोला कि आप मुस्लिम ठेले वालों से बिल्कुल सब्जी वगैरह ना खरीदें। इतना सब होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से इन हेट्रेड फैलाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं लिया गया, जिसकी वजह से हम इस इंडिकेटर में भी सरकार को 0 मार्क देंगे। कोविड-19 को हैंडल करने में भी मोदी सरकार काफी हद तक इनइफेक्टिव रही। जनवरी में पहला केस आने के बावजूद भी सरकार ने मार्च एंड तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इवन 13 मार्च को सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई कि कोरोना वायरस हमारे देश के लिए हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, लेकिन फिर अचानक 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। इसमें भी सरकार को लोगों का फुल सपोर्ट मिला, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया सरकार की तैयारियों की पोल खुलती गई। माइग्रेंट क्राइसिस को संभालने में सरकार बुरी तरह नाकाम रही, जिसकी वजह से कई माइग्रेंट वर्कर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा। 2 महीने के इस लंबे लॉकडाउन के दौरान सरकार को काफी टाइम मिला, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए कोई अल्टरनेट स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की, जिसकी वजह से आज हमारे देश में 2 लाख से ज्यादा केसेज हो गए हैं और उसके बावजूद भी सरकार को लॉकडाउन खोलना पड़ा। हालांकि कोविड-19 को हैंडल करने में सरकार काफी हद तक इनइफेक्टिव रही, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम नहीं रही। उन्होंने लॉकडाउन घोषित करने में भी ज्यादा देरी नहीं की, जिसकी वजह से हम इस इंडिकेटर में सरकार को 0.5 मार्क्स देते हैं दोस्तों। अब अगर इन 8 इंडिकेटर में सरकार के मार्क्स देखें तो वो बनते हैं 3.25, जिनको अगर अपन परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो वो बनते हैं 40.625, यानी सरकार 40% पास रही। अगर इन रिजल्ट्स को बारीकी से एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि सरकार इस साल अपने कोर एजेंडे में फुली सक्सेसफुल रही, लेकिन प्राइमरी मैटर्स जैसे इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट में पूरी तरह नाकाम रही दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।